एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। और आज ये मैं 22 फरवरी का एडिटोरियल और न्यूज़ लेकर आई हूँ। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट है उस पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, समुद्री अर्थव्यवस्था से जुड़े द्विपक्षीय कारोबार बढ़ाएंगे भारत और फ्रांस। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बाकी तो आपको पता है कि बाहर के देशों के साथ जो है भारत के द्विपक्षीय संबंध जो है बने रहते हैं व्यापार के माध्यम से। और फिर आपके समुद्री जो आयात निर्यात है या मतलब सैन्य जो अभ्यास होते हैं, इन सब चीज़ों से उनके जो है बहुत तरीके से जो है संबंध द्विपक्षीय जो है कारोबार जो होते हैं वो होते रहते हैं। हमारे लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट है जो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं कि ब्लू इकोनॉमी क्या होती है। तो मैंने यहाँ पे देखिए टिक किया हुआ है, ब्लू इकोनॉमी जो है आपकी, ये देखिए समुद्री अर्थव्यवस्था को ब्लू इकोनॉमी कहते हैं। तो ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ब्लू इकोनॉमिक जो है वो क्या है। तो आप इस पे 4 ऑप्शन दे सकते हैं, तो आप बता सकते हैं समुद्री अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो चलिए अगला चलते हैं हम। इसके बाद आते हैं फसल का। इसमें भी जो महत्वपूर्ण है वही बात करेंगे। केंद्रीय का फसल विविधीकरण और बागवानी पर फोकस। इस समय जो केंद्र का फोकस है वो है आपका फसल के विविधीकरण। तो यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग, वैश्विक बाजार में ऑर्गेनिक और हॉर्टिकल्चर उत्पादों की बढ़ती मांग के मद्देनजर इस क्षेत्र को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन गुणवत्ता युक्त उत्पादों का प्रदर्शन करते हुए सरकार इन्हें लगातार बढ़ावा दे रही है। फसल विविधीकरण मतलब डाइवर्सिफिकेशन को आगे बढ़ाने की नीति के तहत फल, फूल, सब्जियों और बागवानी के अन्य उत्पादों की खेती पर बल दिया जाएगा। इसके लिए संबंधित कृषि क्षेत्रों को चिन्हित कर लिया गया है, जहां के छोटे किसानों को इस तरह की खेती के लिए खास तौर पर प्रशिक्षित किया जाएगा। सभी को इसका मसौदा भेज दिया गया है। दुबई में आयोजित एक्सपो 2020 में घरेलू ऑर्गेनिक कृषि उत्पादों और बागवानी से जुड़े विभिन्न उत्पादों को प्रदर्शित किया गया। कोरोना काल के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑर्गेनिक उत्पादों की जबरदस्त मांग रही है। कृषि मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक इस दौरान इन उत्पादों के निर्यात में 51%, ये ध्यान रखिएगा, 51% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। कई देशों ने इनके आयात को लेकर कुछ जानकारियां साझा करने का भी आग्रह किया है। तो ये था पूरा आर्टिकल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनिक उत्पादों पे निर्यात जो है वो कितने 51% बढ़ा है। और केंद्र सरकार किस पे फोकस कर रही है? विविधीकरण पे, मतलब डाइवर्सिफिकेशन खेती के। इसमें फल, फूल, सब्जियां सब कुछ आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अगला चलते हैं आपका ऑयल पे। ऑयल में बहुत इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ जो इस समय भी युद्ध की इस हालात बने हुए हैं। और आपको पता है तेल जो है वो भारत जो है कितना आयात करता है, मतलब एक तरह देखा जाए तो आयात ज़्यादा होता है, भारत करता है। तो खाद्य तेलों की कीमतें घटाए निर्माता। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि आपको इतना मोटा मोटा डेटा याद होना चाहिए, ताकि कल को जीएस पेपर में या ऐसे में आप सब चीज़ें लिख सकते हो, डेटा डाल सकते हो। वो ये है कि भारत अपनी ज़रूरत के खाद्य तेल का 60% से अधिक आयात करता है। ठीक है, इसके बाद अगला ये देख लीजिए, उद्योग संगठन ने अपने सदस्यों से 3 से 5 रुपये कम करने की अपील की है। पूरे देश इसका नेक्स्ट ये पूरे देश में औसत खुदरा कीमतें पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा बनी है। तो सबसे बड़ी बात है कि भारत अपनी ज़रूरत का कितने प्रतिशत करता है? आयात 60% करता है। बाकी इसमें देखिए और दिखाते हैं आपको, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो थोड़ा सा बता देती हूँ। यहाँ से पढ़ते हैं जहाँ पे ये रेड मार्क मैंने किया हुआ है। ठीक है, ये यहाँ से पढ़ रहे हैं, भारत अपनी ज़रूरत के खाद्य तेल का 60% से अधिक आयात करता है। खाद्य तेलों की घरेलू खुदरा कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए पिछले कुछ महीनों के सरकार ने पाम तेल पर आयात शुल्क घटाने के साथ ही स्टॉक लिमिट जैसे कदम उठाए। हालांकि इस तरह के कदम उठाए जाने के बावजूद पूरे देश में औसत खुदरा कीमतें पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा बनी हुई हैं। एसईए ने एक बयान में कहा कि खाद्य तेलों में नरमी का फिलहाल कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहा है। इंडोनेशिया जैसे कुछ निर्यातक देशों ने भी लाइसेंस के जरिए पाम तेल के निर्यात को रेगुलेट करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा रूस और यूक्रेन के बीच तनाव से सूरजमुखी के तेल की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। ठीक है,
वहीं ब्राज़ील में ख़राब मौसम के चलते सोया की फसल भी ख़राब हो गई है। ये चीज़ है। तो जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट क्या ध्यान रखना है कि 60% जो खाद्य तेल जो है आयात करता है भारत, ठीक है? तो एक तरह से भारत बहुत ज़्यादा निर्भर है दूसरे देशों पे तेल के लिए, ठीक है? और बाकी यूक्रेन में जो लड़ाई की वजह से सॉरी, एक सेकेंड। हाँ, तो यूक्रेन में जो है लड़ाई की वजह से बहुत दिक्कतें आ रही हैं। आगे चलते हैं बैंक। ये एक आर्टिकल है आपका, और प्रभावी बने बैंकिंग प्रबंधन। तो इस आर्टिकल में हम लोग आगे पढ़ते हैं। मेन जो बहुत ही मुख्य चीज़ें उस पे मैंने फोकस किया है, तो मैंने रेड मार्क कर रखा है। हम सिर्फ उसी को पढ़ेंगे, बाकी आप जो है पढ़ लीजिएगा, ठीक है? चलिए पढ़ते हैं हम लोग। एक सेकेंड। भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलोर में एक अध्ययन में पता चला है कि बैंक घोटाले और एनपीए क्या होता है? फंसे हुए कर्ज। एनपीए नॉन प्रॉफिट असिस्ट जो होते हैं, ये जितने भी एसेट होते हैं जो बैंक कर्जा देता है और उसके बाद वो कर्जा उसे मिलता नहीं, तो फंस जाता है वो जो कर्ज है वो सारे फंस जाते हैं, उसी को बोलते हैं नॉन प्रॉफिट एसेट, मतलब एनपीए। के लिए खराब बैंक कॉर्पोरेट गवर्नेंस जिम्मेदारी है। अमेरिका में वर्ष 2008 में के सब प्राइम लोन संकट के बाद अंतर्राष्ट्रीय बैंकों ने अपने अपने निगरानी तंत्र और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को और मजबूत किया। दुर्भाग्य से भारतीय बैंक इसमें पीछे रह गए। साफ है, जब तक विधिक प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तब तक बैंक घोटाले नियमित अंतराल पर होते ही रह सकते हैं। यह एक विडंबना है कि भारत में किसी के बैंकर बनने के लिए विशिष्ट कौशल होने की आवश्यकता नहीं। दरअसल भारत में बैंकिंग को एक लिपिकीय कार्य अधिक माना जाता है। जाहिर है कि देश में बैंकिंग क्षेत्रों को एक कौशल विशिष्ट क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता है। तो ये था इसका, ठीक है? इसके बाद आगे ये दिखाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा डेटा है इसलिए मैंने इसको मार्क किया हुआ है, इसको देखिए। बैंक घोटाले के सिलसिले में बैंकिंग संस्थानों और नियामक एजेंसियों की सतर्कता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तो इसके पर्याप्त कारण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल कर्ज 35% जोखिम में है, जबकि बैंकों के पास केवल 8% नुकसान सहने की ही क्षमता है। ऐसे में सिर्फ बैड बैंक के गठन और निजीकरण को बढ़ावा दिए जाने को बैंकिंग उद्योग के संकट की कुंजी के तौर पर प्रस्तुत किया जाना सही नहीं दिखता है। ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच के अनुसार आपसी हितों में टकराव की वजह से भी बैंकों के कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी मानकों पर भी सवाल उठे हैं। तो अब हम जो है इसका पढ़ते हैं। ये जो कंक्लूजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको जरूर पढ़ा करिए। देखिए, ये है, समय आ गया है कि बैंकों के लोन देने पर रिजर्व बैंक कड़ी निगरानी रखे। आरबीआई के साथ साथ बैंकों को ऋण प्रबंधन में अधिक सक्रिय भूमिका निभानी होगी। यहाँ पे क्या सोल्यूशन दे रहे हैं, कंक्लूजन में थोड़ा सोल्यूशन भी दे रहे हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आप भी जो है अपने जीएस के आंसर में सोल्यूशन लिख सकते हो, ठीक है? तो ये चीज़ें थोड़ा सा देखा करिए और नोट कर लिया करिए कहीं कॉपी में, ठीक है? आरबीआई के साथ साथ बैंकों को ऋण प्रबंधन में अधिक सक्रिय भूमिका निभानी होगी। इसके साथ ही बैंकिंग सतर्कता आयोग के गठन पर भी देश के नीति निर्माताओं को विचार करना चाहिए। कुल मिलाकर अपनी आर्थिक सेहत को मजबूत करने के लिए सरकार और बैंकों को सभी जवाबदेह व्यक्तियों की पहचान करनी चाहिए। उन्हें उचित रूप से दंडित भी करना चाहिए। सरकार द्वारा बैड बैंक बनाया गया है, इसी तर्ज पर उसको कॉर्पोरेट बैंक भी स्थापित करने चाहिए। इन बैंकों में विशेषज्ञों की भर्ती करनी चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को बढ़ावा देने सहित उधारकर्ताओं की पृष्ठभूमि का आकलन करने के साथ ही रिजर्व बैंक के ऑडिट आदि की भी नियमित रूप से निगरानी की जानी चाहिए। सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स व्यवस्था को अनिवार्य रूप से लागू किया जाना चाहिए। यह सब इसलिए ज़रूरी है ताकि बैंकिंग व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कायम रहे और हमारे बैंक अर्थव्यवस्था का सहारा देने का अपना काम सही तरह से करें। तो ये था पूरा बैंक से रिलेटेड आपका आर्टिकल। अब अगला आर्टिकल आता है हमारा, रोका नहीं जा सकता श्रमिकों का पलायन।
ये जो आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे श्रमिकों का पलायन, देखिए मेन तो ये बात थी जो जो टेक्निकल थी वो मैंने यहाँ पे दिखा रहे हैं। बाकी जो चन्नी ने, जो पंजाब के सीएम है, उन्होंने जो एक स्टेटमेंट दिया था यूपी बिहार के लोगों के लिए भैया करके, आर्टिकल इस पर बना, लेकिन उन्होंने श्रमिक को समझाया और कुछ अच्छी संस्थाओं के रिपोर्ट को भी बताया है, तो इसलिए मैं उस पर कुछ जा रही हूँ। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ से चलते हैं, जहाँ पे मैंने रेड मार्क कर रखा वहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने बताया है कि कुशल एवं अकुशल दोनों ही श्रमिकों का पलायन लाभप्रद होता है। कुशल क्षमता के श्रमिकों का लगभग सभी विकसित देश स्वागत करते हैं। यदि नर्स, डॉक्टर और कंप्यूटर प्रोग्राम आदि इत्यादि क्षमताओं से आप मेजबान देश की व्यवस्था में योगदान कर सकें तो आपको आसानी से वीज़ा मिलता है। अमेरिका में वीज़ा के लिए यह लगभग अनिवार्य ज़रूरत होती है। आगे चलते हैं। तो देखा इन्होंने श्रमिकों को 2 तरीके से बाँटा, एक कुशल, एक अकुशल, ठीक है। बाकी जितना था वो सारा राजनीतिक था, तो उसको मैंने नहीं लिया है। मैंने सिर्फ़ आपके टेक्निकल जो भी लॉजिकल डेटा है उसको लिया है, ठीक है। तो श्रमिक जो है 2 तरह के होते हैं, एक कुशल, अकुशल, और दोनों ही श्रमिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। IMF ने ये भी कहा है कि अकुशल श्रमिकों का पलायन भी मेजबान देशों के लिए उतना ही लाभप्रद होता है। अकुशल श्रमिक मेजबान देश प्रदेश के नागरिकों को कुशल कार्य के लिए मुक्त कर देते हैं। जैसे जब बिहार के अकुशल श्रमिक पंजाब आते हैं तो वे वहाँ धान की कटाई जैसे कार्य करते हैं। तब पंजाबी नागरिकों के लिए यह कार्य करना जरूरी नहीं रह जाता और वे अन्य कुशल कार्य जैसे इंटरनेट पर मंडी में धान के दाम पता लगाने, उत्तम गुणवत्ता के बीजों का अन्वेषण करने, सब्जियां उगाने से मुक्त हो जाते हैं। यदि वे ये अकुशल श्रमिक नहीं आते तो पंजाब के नागरिकों को स्वयं ही जुताई, बुआई, फसलों की कटाई आदि का काम करना पड़ता। अब पंजाब में सब्जी अनाज का उत्पादन कम हो जाता। श्रमिकों के पलायन का दूसरा लाभ यह है कि मेजबान क्षेत्र में वेतन कम हो जाते हैं। जैसे इस समय मणिपुर में अकुशल श्रमिक की दिहाड़ी करीब 1200 रुपये है, क्योंकि वहाँ मैदानी इलाकों से सीमित संख्या में श्रमिक जा रहे हैं। वहीं पंजाब में दिहाड़ी उससे काफ़ी कम है, क्योंकि वहाँ श्रम बहुल मैदानी इलाकों से अकुशल श्रमिक ज़्यादा आ रहे हैं। यदि ऐसा ना हो तो वहाँ भी दिहाड़ी की दर और ऊपर चली जाएगी। ऐसे में पंजाब के किसानों द्वारा उत्पादित गेहूँ, धान और अन्य फसलें महंगी हो जाएंगी और उनकी आय में गिरावट आएगी। इससे पूरी तरह स्पष्ट है कि श्रमिकों का आगमन पंजाब के लिए वरदान है वास्तव में, इसलिए ठीक है, ये इतना ध्यान रखना। आगे बाकी पॉलिटिकल वो है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे ये कह रहे हैं श्रमिकों, ये देखिए, श्रमिकों के अनंत कहीं जाने से वहाँ की स्थानीय संस्कृति कुछ प्रभावित होती है और बाहरी श्रमिकों को सेवाएं उपलब्ध कराने से संबंधित राज्य की स्वास्थ्य एवं शिक्षा व्यवस्था पर भार पड़ता है। हालांकि दूसरे देशों से श्रमिकों के आने से राज्य विशेष की आय में जितनी वृद्धि होती है उसकी तुलना में स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी ढांचे पर अतिरिक्त खर्च बहुत ही कम होता है। इसलिए महत्वपूर्ण विषय या नहीं है, बाकी पॉलिटिकल न्यूज़ है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जहाँ पे रेड मार्क रखा उसको ध्यान से पढ़ना। आगे चलते हैं, नीचे आपका आता है इस वाले सेक्शन पे, श्रमिकों की सप्लाई करने वाले राज्यों के लिए भी उनका पलायन लाभप्रद रहता है। वहाँ बेरोजगारी कम होती है, शेष बचे हुए श्रमिकों की दिहाड़ी बढ़ती है। पलायित श्रमिकों द्वारा भारी मात्रा में रेमिटेंस राशि भेजी जाती है, जिससे राज्य की आय बढ़ती है। केरल में बड़ी संख्या में लोग पश्चिमी एशिया के देशों में कार्य कर रहे हैं और उनके द्वारा भेजी गई रकम से केरल की अर्थव्यवस्था चल रही है। हाँ, इतना अवश्य है कि आपूर्तिकर्ता राज्यों में कुछ समय के लिए परिवार पर दबाव पड़ता है, क्योंकि पुरुष बाहर चले जाते हैं, बच्चों को माता पिता का दोहरा संरक्षण नहीं मिलता। लेकिन ये सब अल्पकालिक प्रभाव ही है, क्योंकि समय क्रम में संपूर्ण परिवार ही पलायन कर जाता है। जैसे बिहार के लोग दिल्ली में अपना मकान बनाकर बस जाते हैं, यानी जब तक संपूर्ण पलायन ना करें तब तक ही परिवार पर दबाव बना रहता है। सप्लायर राज्यों के लिए मुख्य नुकसान ब्रेन ड्रेन यानी प्रतिभा पलायन का है। बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी उत्तर प्रदेश और बिहार से चुने जाते हैं। ऐसे सक्षम लोग अपने राज्य के विकास में योगदान ना देकर संपूर्ण देश के विकास में योगदान देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आगे चलते हैं, जिसका लाभ पंजाब, महाराष्ट्र और केरल आदि को होता है, न कि केवल बिहार और उत्तर प्रदेश को। पलायन के संबंध में विषय यह भी है कि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य अपने कुशल नागरिकों को पलायन करने से रोकने की नीति बनाए। इसके बाद फिर यहाँ से शुरू करते हैं जहाँ पे ये रेड मार्क है, बाकी सारा आपका
इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जब तक श्रमिकों की आपूर्ति करने वाले राज्य अपनी शासन व्यवस्था में सुधार नहीं करेंगे, अब यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया है। जब तक श्रमिकों की आपूर्ति करने वाले राज्य अपनी शासन व्यवस्था में सुधार नहीं करेंगे, तब तक उन राज्यों के कुशल कर्मी पलायन करते ही रहेंगे। यह स्वाभाविक है, लेकिन इससे इन राज्यों का विकास नहीं हो सकेगा। आने वाले समय में केवल देश के भीतर ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी श्रमिकों का पलायन और बढ़ेगा। अर्थशास्त्री जगदीश भगवती ने कहा है कि जिस प्रकार 20वीं शताब्दी में वस्तुओं का वैश्विक व्यापार बढ़ा, उसी प्रकार 21वीं शताब्दी में श्रमिकों का वैश्विक पलायन बढ़ेगा और यह विश्व अर्थव्यवस्था के लिए हर प्रकार से लाभप्रद होगा। इसलिए हमें पलायन को स्वीकार करना चाहिए। इसके साथ ही हर राज्य को अपने राज्य में सुशासन स्थापित करने पर ध्यान देना चाहिए। तो ये था पूरा 22 तारीख का एडिटोरियल। मिलते हैं अगले दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।